नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कुछ दिन से मेरी तबीयत बहुत अजीब सी रहने लगी थी। मुझे अपने आप को बहुत कमज़ोर और थका थका सा लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये ऐसा यकीनन लगातार आराम ना करने और काम ज़्यादा करने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेज़ी से जैसे तैसे नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी मुझे अच्छा खासा वक्त लग गया था। मैं तैयार होने में काफ़ी वक्त लेती थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। लड़कों वाले कपड़े पहनकर खुद को बदलकर जब मैंने शीशे में देखा तो मैं हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरती और मासूमियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं फटाफट तैयार होकर घर से बाहर निकली। काम पर जाते हुए भी मैंने बहुत से मर्दों की चुप थी और जायजा लेती नज़रें खुद पर महसूस की थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि हमारे समाज में खूबसूरत मर्द भी सुरक्षित नहीं है, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच में रहने से बेहतर यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी ख़राब तबीयत को महसूस करके भी नज़रअंदाज करना पड़ा था, लेकिन मुझे फिक्र थी कि मेरे हालात ज़्यादा ना बिगड़ जाए। और मेरा डर उस दिन सच साबित हो गया था जब मुझे काम करते करते चक्कर आए और जी मचलने लगा। मैं भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी, और जो थोड़ा बहुत मैंने खाया पिया था वो सब निकल गया था। मैं स्टेशन के एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि इस हाल में दोबारा से काम कैसे करूँगी। उस दिन मैंने किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन की। मुझे छुट्टी बहुत रिक्वेस्ट करने पर मिली थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंच गई थी। किस्मत से जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे पिताजी भी घर पर ही थे, और वो मेरी हालत देखकर नाराज़ होने लगे कि मैं भेस बदल कर क्यों काम कर रही हूँ। मगर मेरा सच ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा और मैं किसी भी दिन रंगे हाथ पकड़ी जाऊँगी। पिताजी मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले ही नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास ये आखिरी हाल था, इसलिए मैं पिताजी को चुपचाप सुनती रही। मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। पिताजी मुझे देखकर गुस्से से घर से बाहर निकल गए। मैंने पेट भरकर खाना खाया और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल से मेरी ये हालत थकान और कमज़ोरी की वजह से हुई थी, इसलिए अच्छी खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा ख्याल काफ़ी हद तक ठीक भी था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से इतनी थकान और कमज़ोरी क्यों होने लगी थी। ना मेरा काम इतना ज़्यादा थकाने वाला था और ना ही मैं खाने पीने की चोर थी, और कुछ वक्त पहले तक तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थी। अगले दिन मेरी हालत सुधरी हुई थी। मैं सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाती पीती रही ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं और आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए दोपहर का खाना खाकर मैंने वापसी की तैयारी कर ली। मेरे पिताजी घर पर ही थे। मुझे लगा कि वो मुझे रोकेंगे, लेकिन वो खामोश रहे और मैं घर से चली गई। अभी मैं रास्ते में ही थी कि मुझे फिर से अपनी तबीयत खराब सी महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं बेहाल हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिर सी गई। मुझे अपनी हालत पर बहुत रोना आ रहा था। मैं उसी हालत में घर गई थी जिसमें ना मैं काम कर सकती थी और ना ही आराम कर रही थी। ना जाने मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले बाकी लोगों में से एक दिनेश नाम का लड़का मेरा अक्सर ख्याल रखता था और मेरे पास ही रहता था। जब मैं इस हाल में वहाँ पहुँचकर बिस्तर पर गिरी तो दिनेश ने मेरा इलाज करवाया और मुझे दवा ला कर दी, जिसे खाकर मुझे आराम मिल गया था। लेकिन मेरी ये हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टियाँ हो जाती, चक्कर आते रहते। अभी मैं खुद को डॉक्टर से चेक करवाने का सोच ही रही थी कि एक दिन काम के बीच में ही मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। वहाँ डॉक्टर के इलाज से मैं होश में आई तो देखा कि डॉक्टर मेरी जांच कर रहे थे। मुझे जगा हुआ देखकर डॉक्टर गंभीरता से मुझे मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं उलझ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपने बारे में बताया। तब डॉक्टर ने मुझे सब कुछ सुनकर अजीब सी बात कही। वो बोले कि तुम्हारी जो हालत है, इसे देखकर मुझे लगा कि तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी हो, फिर ये सब क्यों? मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात को बीच में काटते हुए उनसे सवाल किया कि मेरी हालत की वजह क्या है। हालांकि मैं अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर भी मुझे कुछ दिन से लगातार कमज़ोरी, उल्टी और चक्कर क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो जो बात मुझे बताई
वो सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं हैरान होकर डॉक्टर को देखते रह गई। मेरा नाम भारती है और मैं एक अच्छे खासे घर से संबंध रखती हूँ। मेरा घर कोई गरीबी में डूबा हुआ नहीं था। हम पहले अच्छे हालात में रहते थे, मगर कुछ साल पहले मेरे पिताजी को नशे की लत लग गई, जिसकी वजह से वो अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बिगड़ने लगे। मैंने मेरे पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से ख़त्म कहाँ होती है। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देखती तो खुद को बहुत बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए पैसे कमाना चाहती थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरी यही खूबसूरती मेरी ज़रूरत के आड़े आ रही थी। मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल था। जब से पिताजी ने नशा करना शुरू किया था, तब से बाहर के मर्दों की नज़रों में मेरे लिए गंदापन साफ नज़र आने लगा था। मैं बाहर के मर्दों की अपने जिस्म के आर पार हो जाने वाली नज़रों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी, मगर मैं जानती थी कि इस बात का कोई हल नहीं था। अगर मैं हिम्मत ना करती तो मेरे बहन भाई घर में पड़े पड़े ही भूख से मर जाते। जब से पिताजी ने नशा करना शुरू किया था, मेरी माँ गुमसुम सी होकर एक कोने में पड़ी रहती थी और उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ चुका था। घर में जब खाने पीने का सामान ख़त्म हुआ तो मैंने घर से बाहर निकलने के बारे में सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। मैं अपनी कम शिक्षा की वजह से कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती थी तो मेरी खूबसूरती सबका ध्यान खींच लेती थी और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती थी। मैं अपनी इज्जत बचाकर दर दर की ठोकर खा रही थी, मगर मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां मैं इज्जत से नौकरी कर सकूं। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल इस तरह मचलने लगा था कि मैं सोचती थी कि मैं तेजाब से खुद ही अपनी खूबसूरती ख़त्म कर दूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत पैदा नहीं होती थी। थक हार कर मैंने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मैं अपने पिताजी के दोस्त के पास गई। उनके साथ हमारे घर जैसे संबंध थे और उनके जवान बेटे भी अच्छी नौकरी करते थे। मैंने अंकल के घर जाकर जब उन्हें अपने हालात बताए तो उन्होंने हमदर्दी और तरस खाकर मुझे कुछ पैसे पकड़ा दिए। मेरे लिए इतना भी बहुत था। उन पैसों से मैंने खाने का सामान खरीद लिया और घर ले गई। मगर कुछ दिन बाद एक दिन अचानक अंकल जी अपने बड़े बेटे सूरज के साथ हमारे घर आ दमके और जो बात उन्होंने मेरे माँ पिताजी से की, उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सिर पर पूरे घर की छत गिर गई हो। अंकल जी ने अपने बड़े बेटे सूरज के लिए मेरा हाथ मांगा था और साथ ही उन्होंने ये भी यकीन दिलाया था कि उनका बेटा मुझसे शादी करने के बाद मेरे घर का सारा खर्च भी उठा लेगा। मैं सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि सुरेश उम्र में मुझसे दोगुना बड़ा था और वो अजीब किस्म का लड़का था। उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों पत्नियों को शादी के कुछ महीने बाद ही बिना किसी वजह के तलाक देकर घर से निकाल दिया था। लेकिन मेरे माँ पिताजी तो इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अंकल जी गए तो मेरे माँ पिताजी मुझे खुश नसीब कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसा आने वाला था। मगर मैंने उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ मना कर दिया। मेरे मना करने से माँ पिताजी को बहुत गुस्से में डाल दिया था। उनके ख्याल से मैं बहुत खुदगर्ज लड़की थी जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। अपने माँ पिताजी के लाड़ प्यार करने के बावजूद भी मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने पिताजी के दोस्त के घर भी खबर पहुंचा दी कि मैं उनके बेटे से शादी नहीं करूंगी। मेरे माँ पिताजी की तरह अंकल भी मेरे मना करने पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उल्टा मेरे पिताजी को मुझे समझाने को कह दिया था। अब मेरे पिताजी मुझसे हर वक्त लड़ने लगे थे। मैं दिमागी दबाव में शामिल हो चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी कि ये रिश्ता हम सब के लिए बहुत अच्छा है और इससे मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि सुरेश बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और छोटे बहन भाई की गरीबी भरी ज़िंदगी पर तरस खाकर मैंने हामी भर ली। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी लूँगी कि सुरेश मेरे घर वालों को हर महीने खर्चा हर हाल में दे देगा। जब मैं बात करने पिताजी के दोस्त के घर पहुंची तो सुरेश घर की पिछली तरफ गैलरी में खड़ा होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने जब सुरेश के मुंह से अपना नाम सुना तो मैं वहीं पर रुक गई और जो बातें मैंने सुरेश के मुंह से सुनी थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई और मेरा जिस्म सुन पड़ गया था। मैं बिना कुछ बोले घर वापस आ गई और अपने माँ पिताजी से लड़ते हुए मैंने शादी से साफ मना कर दिया। मेरे माँ पिताजी मेरे मना करने पर मुझे ही बातें सुना रहे थे और मैं खुद को कमरे में बंद करके बस रोती जा रही थी। वो साफ शब्दों में मेरा सौदा कर रहा था। वो बोल रहा था कि उसकी पहली 2 पत्नियां अच्छे घर की थी, तभी उसका साथ देने को तैयार नहीं हुई थी। मगर उसके पापा के दोस्त की बेटी भारती यानी मैं, जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मजबूर थी,
वो मेरे घर वालों को हर महीने कुछ पैसे देकर मेरा मुंह बंद रखेगा और अपने कारोबार को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बहुत आराम से मुझे बड़े बड़े कारोबारी लोगों के सामने पेश करेगा। मैंने अपने माँ पिताजी को ये बात बता भी दी थी, मगर मेरी माँ उल्टा मुझे अपनी मिसाल देने लगी। ऐसे इज्जतदार मर्द का क्या फ़ायदा जो नशा करके अपने शौक पूरा करता हो और उसके बच्चे भूख से मर जाए। मेरे माँ पिताजी की नज़र में ये काम बड़ा नहीं था। वो अब भी मानने को तैयार नहीं थे। सुरेश मुझे जिन लोगों के सामने पेश करेगा, उनकी सोच थी कि सुरेश सिर्फ मुझे अपने से बड़े लोगों से मिलवाने का शौक रखता होगा। आखिर में इन सब से तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना भेष बदलकर खुद को लड़के में ढाल दिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई और मैं वही करीब में किसी क्वार्टर में रहने लगी। उस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई कर रहे थे। मेरे लिए 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम था। मैंने अपनी पहचान छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताते रहता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी असलियत सबको पता चलने पर मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। फिर वहाँ मेट्रो स्टेशन पर भी मुझे नौकरी करते हुए हिचकिचाहट हो रही थी। मेरे चेहरे की खूबसूरती और लड़कियों वाला नक्शा सबको प्रभावित करता था। इसी वजह से मुझे अक्सर लोगों ने किन्नर लड़की समझ लिया था और साथ में काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते थे। खुद को लड़का बनाने के बाद भी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके यहाँ वहाँ हो जाती थी। मगर मैं जानती थी कि ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। एक न एक दिन मेरा सच सामने आ ही जाता। अगर तुम एक लड़की हो तो लड़कियों के बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिसे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकती, और इसी वजह से मुझे बहुत संभल कर कदम उठाना पड़ता था। खुद को हर तरह से लड़का साबित करने के लिए मुझे अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना पड़ता था। क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लोग बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। वो सुबह नाश्ता किए बगैर ही निकल जाते थे और रात गए बाहर से खा पी कर लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें सिर्फ एक ही दिनेश नाम का लड़का था जो पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखे हुए था। दिनेश यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और उसका संबंध दूर दूसरे इलाके से था। वो खाते पीते घर का लड़का था। उसकी 3 बड़ी बहनें थी जो शादीशुदा थी और वो इकलौता भाई था। उसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरानी होती थी क्योंकि वो किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक साधारण से क्वार्टर में रहने को सही समझा था। उसका कहना था कि वो आज़ाद रहना पसंद करता है। मैं उसकी नज़र में सिर्फ यहाँ रहते हुए सबसे दूर दूर ही रहती थी और कोशिश करती थी कि जब वो सब सो जाए तब क्वार्टर चली जाया करूँ और उनके जागने से पहले वहाँ से निकल जाया करूँ। मैं अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहती थी, मगर मुझे कभी कभी देर भी हो जाती थी, लेकिन मैं संतुष्ट थी क्योंकि मुझे वहाँ रात गुजारकर कोई परेशानी नहीं होती थी। मगर काम पर जाकर मैं अभी इन्हीं मसलों में गिरी हुई थी। मुझे बहाने से अक्सर काम का बोलकर अलग अलग जगह पर बुलाया जाता था। 1-2 बार तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को बचाया हुआ था, मगर मुझे हर वक्त डर सताते रहता था। अगर कभी मैं खुद को बचा ना पाई तो ना सिर्फ इज्जत जाएगी बल्कि मेरी हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। मुझे सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था और अब तक जो मैं सुरक्षित थी उसमें भी ऊपर वाले की मदद मेरे साथ थी। मैंने पहले महीने में ही सैलरी मिलते घर जाकर घर वालों को खर्च के लिए पैसे दे दिए। मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे क्योंकि उन्हीं अंकल ने उन्हें पूरे खानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए उनसे संबंध खत्म कर दिया था। मोहल्ले भर यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से आए ऐसे हालात का सामना कर रही थी जिससे मेरा हर पल डर में गुजरा था। मेरे पिताजी मुझे बहुत बुरा भला कहने लगे और मुझे सवाल करने लगे कि मैंने वो पैसे कहाँ से और कैसे कमाए हैं। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों से कहा कि मैं बस एक हॉस्टल की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा यकीन कर लिया, मगर मेरे पिताजी मुझ पर शक करते रहे और सब काम छोड़कर अपने दोस्त से जाकर माफ़ी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे माँ बाप अभी भी यही चाहते थे कि मैं उस लड़के से शादी कर लूँ। शायद सुरेश ने मेरे पिताजी को कोई सपना दिखाया था जिसकी वजह से वे बेटी की मुश्किल भी समझने को तैयार नहीं थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान भर दिया और छोटे बहन भाइयों को कुछ पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह मैं हर महीने खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी ज़रूरत का सामान लेकर दे देती।
इस कारण मेरी माँ की नाराज़गी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और वो मेरे घर जाने पर मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरा इंतज़ार करती थी और अपने इलाके से ही मेरे लिए दूध की बोतल खरीद कर मुझे हर बार साथ में दे देती थी ताकि मैं अपना और अपनी खुराक का भी ख्याल रखूं। मुझे लगता था कि कम से कम घर में अब कोई परेशानी बाकी नहीं रही और सब खुश रहने लगे हैं। मगर मेरी ये खुशी भी जल्द मिट्टी में मिल गई थी जब एक बार मैं हमेशा की तरह सैलरी लेकर घर पहुंची और घर का सुकून तहस नहस देखकर उदास हो गई। मेरे पिताजी ने घर में बहुत शोर मचाया हुआ था और चीज़ें उठा उठा कर फेंक कर सब पर चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मुझ पर गुस्सा करते हुए मारने के लिए दौड़े। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत घबरा गई थी कि ना जाने अब क्या हो गया था। जब मैंने उनसे उनके गुस्से की वजह पूछी तो उनके गुस्से से मेरे जवाब ने मुझे गुमसुम कर दिया, क्योंकि मेरे पिताजी को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे पिताजी को ये बात किसने बताई थी, क्योंकि पिताजी का कभी भी दिल्ली जाना नहीं हुआ था। मेरे पिताजी ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर पिताजी के साथ उनके दोस्त के घर चली जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं। मैं अभी इस बात पर तैयार नहीं थी, लेकिन पिताजी मुझे डरा धमका रहे थे कि वो मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। मैं जो हर बार एक रात घर पर रुकती थी, इस बार पहले दिन ही मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी का लगातार चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाना बनाकर टिफ़िन में दे दिया और दूध की बोतल पकड़ा दी। उस दिन मैं वापसी जाते हुए सारे रास्ते रोती रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरे पिताजी की हरकतों का समाधान करने की कोशिश करती रहती है। मैं इतनी बुज़दिल हो गई थी कि अब सोच लिया दोबारा घर कभी नहीं आऊँगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इस बार दिल्ली लौटने पर 2-3 हफ्तों के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मैं थकान और कमज़ोरी का शिकार रहने लगी थी। मैं कुछ दिन तो अपनी हालत को नज़रअंदाज कर रही थी, मगर जब मेरी हालत और ख़राब हुई और मुझे उल्टी आने लगी तो मुझे घर जाना पड़ा था, क्योंकि तबीयत ख़राब होने पर मैं बिंदास्त होकर उस क्वार्टर में नहीं सो सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी लापरवाही की वजह से मेरी असलियत मेरे साथ रहने वाले सब लड़कों के सामने ना खुल जाए। घर जाकर आराम करने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ था, मगर वापस लौटकर मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई। लेकिन कुछ दिन के बाद तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो काम पर फिर से चालू हो गई। ऐसे ही काम करते हुए मैं एक दिन बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची तो मेरी हालत की जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई थी वो मेरे लिए कयामत की तरह साबित हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ सालों से ऐसा जहर दिया जा रहा था जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी और मेरे जिस्म में जहर बढ़ जाने की वजह से उसके असर दिखने लगे थे। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, लेकिन मैं तो कुंवारी थी। तो अब सवाल ये था कि जब मैं कुंवारी लड़की थी तो डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी हैरानी हो रही थी कि मुझे जहर कौन दे रहा था और क्यों दे रहा था। मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान रहने को कहा और ये भी समझा दिया कि अभी वो जहर इतना नहीं फैला है कि मैं संभल ना सकूं। अभी भी मेरे पास वक्त था और अगर मैं सावधान रहूं तो मैं बच सकती हूँ। मगर मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर कैसे दिया जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टियाँ ले ली और घर जाने की बजाय वही क्वार्टर में आराम करती रही। दिनेश ने जब मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो पहले तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उससे मदद मांग ली। वो भी परेशान हो गया। उसने मुझे सलाह दी कि मैं रोज़ जो सब कुछ खाना पीना करती हूँ उन चीज़ों को लैब में टेस्ट करवाऊँ, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे किस चीज़ में जहर दिया जा रहा है। उसकी सलाह का पालन करते हुए मैंने हर एक चीज़ टेस्ट करवाई और जब रिपोर्ट देखा तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि जहर तो उस दूध में था जो हर बार मैं घर से लेकर आती थी। मैं सदमे से सिकुड़ कर रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ही मुझे जहर दे रही थी। मैंने उस दिन घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया। मैं अपनी जवानी और इच्छाओं को दबाकर उन सब के लिए काम कर रही थी और कई बार तो मेरी इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की यह हरकत मुझे पागल कर गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरान होकर मुझे देखती रह गई थी और वो ये पाप अपने सिर पर लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने कभी भी दूध में कुछ भी नहीं मिलाया था। मुझे यकीन नहीं आया तो मेरी माँ ने अपने सिर की कसम खाकर रोते रोते अपनी सच्चाई मुझे बताई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सीधी सादी घर में रहने वाली माँ जहर कहाँ से ला सकती थी।
तो फिर आखिर कौन था जो मुझे जहर दे रहा था? मैं और मेरी माँ परेशान होकर बैठी थी। ख्याल आने पर मैंने अपने छोटे बहन भाइयों से सवाल किया तो मेरे सबसे छोटे भाई ने जो बात मुझे बताई वो मेरा जिस्म बेजान कर गई थी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरे लिए दूध मंगवाती थी मेरे पिताजी उसमें कुछ मिला देते थे। उसने 2-3 बार पिताजी को ये सब करते हुए देखा था, मगर वो बच्चा था इसलिए समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी घर आए तो मैंने उनसे जहर देने की वजह पूछी तो मेरे पिताजी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब मैंने उन्हें पुलिस की धमकी दी तो वो सच उगलने लगे और उन्होंने बताया कि पिताजी के दोस्त का बेटा सुरेश मेरे मना करने के बाद से ही मेरे पिताजी को भड़काने लगा हुआ था। वो मुझ जैसी मजबूर और खूबसूरत लड़की को गंवाना नहीं चाहता था। उसी ने मेरी नौकरी के बारे में मेरे पिताजी को बताया था और जब मैं तब भी हाथ ना आई तो उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी हरकत करके मेरे पिताजी को शर्मिंदा करवाया और फिर पिताजी ने मुझे वो जहर दे दिया ताकि मुझ जैसी बेटी पर पाबंदी लगाई जा सके। ये सब सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। मैंने क्वार्टर में जाकर अपना सब सामान समेट लिया। मैं अब और इन मुश्किल हालत का सामना नहीं करना चाहती थी। दिनेश ने मुझे जाता हुआ देखा तो उसने मुझे सवाल किया। मैं उसकी इतनी आभारी थी कि मैंने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। वो सब सुनकर मुझसे प्रभावित हुआ और शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। हम दोनों ने शादी कर ली। अब मैं दिनेश की पत्नी हूँ और अब हम दोनों मिलकर उसके घर के साथ साथ मेरे घर वालों की भी मदद करते हैं। भाई और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।